हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी सतलज। दोस्तों, यह एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे दबाने के लिए पूरी व्यवस्था ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक ऐसी फिल्म जिसे सर्वर से डिलीट करने की कोशिश की गई क्योंकि यह बेनकाब करती है उस कड़वी हकीकत को जहां पर 25,000 से ज्यादा इंसानों को बेगुनाह होते हुए भी लावारिस बनाकर जला दिया गया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो कहानी सुन के आपका दिल दहलने वाला है। फिल्म सतलज की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले यह फिल्म पंजाब 95 के नाम से रिलीज किए जाने वाला था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 1995 के दौर में पंजाब के अंदर 25,000 से ज्यादा लोगों को लावारिस घोषित करके वहां की पुलिस ने मार डाला और जला दिया था, जिसकी सच्चाई सरकारों ने कभी बाहर आने ही नहीं दी। तो पूरी हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बेहद सुनसान और सन्नाटे भरी जगह से होती है। रात के अंधेरे में कुछ पुलिस वाले आम नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ी से उतारते हैं। बिना किसी पूछताछ के उन बेगुनाहों लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। उनके फेक एनकाउंटर के बाद उनकी लाश को सतलज नदी में फेंक दिया जाता है। दरअसल 1995 के उस दौर में पंजाब के अंदर पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच एक खूनी जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन इस जंग की आड़ में पुलिस और सरकार मिलिटेंट्स के साथ पंजाब के आम और बेकसूर सिविलियंस को भी टारगेट कर रही थी। पुलिस वाले ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वह मासूम लोगों को मारे और उनका नाम टेररिस्ट के लिस्ट में जोड़े और मेडल के साथ अपना प्रमोशन ले सके। और यह खूनी खेल पिछले 10 सालों से ही लगातार चल आ रहा था। इसी खौफनाक माहौल के बीच हमारी मुलाकात होती है जसवंत सिंह उर्फ जस्सी से। जस्सी एक सीधा साधा इंसान है जो एक बैंक में नौकरी करता है। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक बेहद खुशहाल छोटी सी जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन जस्सी की खुशहाल जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है जब उसके गांव से उसके माता पिता का फोन आता है। वे बताते हैं कि जस्सी के बचपन के दोस्त कृपाल की मां, जिन्हें सब प्यार से बेबे कहते थे, कल से अचानक मिसिंग हो गई है। जस्सी तुरंत सब काम छोड़कर अपने गांव पहुंचता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कृपाल को पुलिस ने मिलिटेंट्स बताकर एनकाउंटर में मार दिया था। अपने ही जवान बेटे की मौत के बाद से बेबे का दिमाग संतुलन बिगड़ गया था। वो पागलों की तरह हर पुलिस स्टेशन की चक्कर काटती थी, अपने बेटे कृपाल को ढूंढती रहती थी। प्रेजेंट में जस्सी बेबे को ढूंढने के लिए अपने एक और दोस्त सतनाम के घर आता है, क्योंकि सतनाम खुद एक पुलिस वाला था। जस्सी को उम्मीद थी कि सतनाम उसकी मदद करेगा, पर उस टाइम पर सतनाम घर पर नहीं होता है। उधर पुलिस महकमे में शिवेंद्र नाम का एक पुलिस अफसर का प्रमोशन करके उसे इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, क्योंकि उसने हाल ही में कई फेक एनकाउंटर किए थे। जस्सी जब बेबी के मिसिंग की कंप्लेन लिखाने इंस्पेक्टर शिवेंद्र के पास पहुंचता है, तो शिवेंद्र उसकी मदद करने के बजाय उस पर चिल्ला पड़ता है और कहता है कि वह एक आतंकवादी की मां थी, हम उसकी रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। हार मानकर जस्सी खुद बेबे को ढूंढने के लिए शहर के अस्पताल में आता है, जहां पर उस रिकॉर्ड में बेबे का नाम नहीं मिलता। तब जस्सी हिम्मत करके अस्पताल के मुर्दा घर में लाशों के ढेर के बीच बेबे को ढूंढने निकल पड़ता है। वहां की लेडी डॉक्टर जस्सी को एक ऐसा सच बताती है जो उसके होश उड़ा देता है। डॉक्टर कहती है, यहाँ रोजाना पुलिस वाले कई एनकाउंटर बॉडीज लाते हैं और उन सभी को अनक्लेम्ड यानी कि लावारिस घोषित करके सीधे जलाने के लिए भेज दिया जाता है। मुर्दाघर में जस्सी को बेबे तो नहीं मिलती, लेकिन उसका पुलिस वाला दोस्त सतनाम मिल जाता है। सतनाम जस्सी को डरे हुए लहजे में समझाता है कि तू इन सब चक्करों में नहीं पड़, अपने फैमिली को देख और यहाँ से चला जा। लेकिन जस्सी हार मानने वालों में से नहीं था। वह बेबे को ढूंढते ढूंढते गांव के एक पुराने शमशान घाट पहुंचता है। वहां का ऑनर उसे बताता है कि पहले तो महीने में 5 या 10 लाशें ही आती थी, पर कुछ समय से पुलिस वाले ट्रक में लाश को भरकर ला रहे हैं। लावारिस का टैग लगाकर उन्हें यहाँ फूंक दिया जा रहा है। जैसे ही उस शमशान की एंट्री रजिस्टर पर अपने हाथ में लेता है और पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस अकेले रजिस्टर में 2000 से ज्यादा लोगों के नाम और उनकी फैमिली डिटेल्स लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उन्हें लावारिस बताकर जला दिया था, जबकि उनके परिवार आज भी उन्हें ढूंढ रहे थे। और उसी रजिस्टर में जस्सी को बेबे का नाम भी मिल जाता है। बेबे को भी लावारिस बनाकर वहां पर जला दिया गया था। इस भयानक सच को जानकर जस्सी अंदर से टूट जाता है। वह सीधे सतनाम के पास जाता है और उससे कसम देकर बेबे की मौत का सच पूछता है।
तब सतनाम रोते हुए वो खौफनाक सच बयां करता है। सतनाम बताता है, उस रात जब हम सिविलियंस को एनकाउंटर के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में बेबे ने हमारी गाड़ी रोक ली। वह एसएसपी जगपाल के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे कृपाल को ढूंढने की भीख मांगने लगी। एसएसपी ने उसे गाड़ी में बैठा लिया और उस बेगुनाहों को मारने के बाद गवाह मिटाने के लिए बेबे पर भी गोली मार दी। जब हम उन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेबे की सांसें अभी चल रही हैं। जिसके बाद शिवेंद्र ने खुद अपने हाथों से तड़पती हुई बेबे को जान से मार दिया और लावारिस लाश बताकर शमशान भिजवा दिया। अपनी बेबे के साथ हुई इस हैवानियत को सुनकर जस्सी की आत्मा कांप उठती है। वह ठान लेता है कि वह इन वर्दी वाले दरिंदों को नहीं छोड़ेगा। जस्सी अगले दिन एक ह्यूमन राइट्स लॉयर से जाकर मिलता है। शमशान के वो रजिस्टर दिखाता है जिनमें लाशों को जमा कराने के लिए पुलिस वालों ने साफ साफ नाम लिखे हुए हैं। वकील कहता है कि केस को मजबूत करने के लिए उन्हें और प्रूफ चाहिए। जिसके बाद जस्सी और उसकी टीम अपनी जान हथेली पर रखकर पंजाब के अलग अलग शमशान घाटों में जाते हैं और वहां के गुप्त रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं। जब सारे रिकॉर्ड सामने आते हैं तो पता चलता है कि कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बल्कि 25,000 बेगुनाह नागरिकों को एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया यह नरसंहार था। वकील जस्सी को समझाता है कि हमें इन पीड़ितों के परिवार को कोर्ट में गवाह बनाकर पेश करना होगा। जस्सी और उसकी टीम उन रोते बिलखते परिवारों से जाकर मिलते हैं जो सालों से अपने बेटों और अपने पतियों की राह देख रही होती है, जिन्हें यह तक नहीं पता है कि उनके अपनों को लावारिस बनाकर कब का जलाया जा चुका है। जज उन सबको हौसला देता है और जब इन परिवारों को कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किया जाता है तो सबूतों को देखकर जज को यह ऐतिहासिक केस एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब कोर्ट केस की वजह से पंजाब के सीएम साहब की कुर्सी हिलने लगती है। वह तुरंत डीआईजी बिट्टा को इस मामले को दबाने का काम सौंपता है। बिट्टा इस केस को रफा दफा करने के लिए सुग्गा नाम का एक साइको ऑफिसर को वहां पे एसएसपी बनाकर भेजता है। सुग्गा के आते ही पंजाब में आतंक का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। मरने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। पुलिस वाले अब सरेआम मासूम लोगों को उठा लेते हैं। उन्हें थानों में बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है और फिर मारकर सतलज नदी में बहा दिया जाता है। पुलिस की इस बर्बरता को देखकर अब पूरी जनता सड़कों पर उतर आती है और पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ा काम शुरू किया जाता है। कहानी में सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्विस्ट तब आता है जब कनाडा के ह्यूमन राइट्स कमेटी जस्सी के संघर्ष को देखती है और उसे इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा इनवाइट करती है। यह जस्सी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब पहली बार पंजाब के इन हालातों और 25,000 लावारिस लोगों के इंसाफ की गूंज पूरी दुनिया के सामने गूंजने वाली थी। इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए पंजाब सरकार डर जाती है और जस्सी को सरकारी सिक्योरिटी ऑफर करती है। लेकिन जस्सी का जमीर और उसकी बहादुरी देखिए, वह सरकार के इस खोखली सिक्योरिटी को लेने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सुग्गा को पता चलता है कि जस्सी की हेल्प सतनाम कर रहा है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ सतनाम के घर पहुंचता है और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। साथ ही अपने साथ वो 2 मिलिटेंट्स को भी वहां ले जाकर उसके घर पर मार देता है और सुबह मीडिया के सामने पुलिस बताती है कि सतनाम मिलिटेंट से मिला हुआ है और उसके घर से उन्हें हथियार मिले हैं जो सुग्गा ने ही रखवाए थे। सतनाम का छोटा भाई जग्गी, जो कि सीएम का पर्सनल सिक्योरिटी में था, वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि यह सब सीएम सर के ही सुग्गा के हाथों करवाया है। तो वह गुस्से में अपनी मासूम फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए सीएम सर की गाड़ी को बम से उड़ा देता है। उसमें उसका भी सीएम के सर के साथ मौत हो जाती है। न्यू सीएम बोहरा को बनाया जाता है, जिसका जिम्मेदार डीआईजी बिट्टा को माना जाता है, क्योंकि यह उनकी सिक्योरिटी का फेलियर था। इस बात से गुस्से में बिट्टा जस्सी के उसके घर से उठा लेता है। वहां पर उसका दोस्त संजीव उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह उसे बचा नहीं पाता। अब जस्सी की किडनैपिंग के बाद लोग पंजाब के सड़कों पर उतर आते हैं और जस्सी को ढूंढने के लिए पुलिस पर प्रेशर डालने लगते हैं, जबकि जस्सी को किडनैप करने वाला भी सुग्गा और उसकी टीम के ही लोग थे। जब कई दिनों के प्रोटेक्ट के बाद पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है तो बाय पुलिस को 3 महीने का टाइम दिया जाता है जस्सी को ढूंढने के लिए। उसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया जाता है। अब 3 महीने के बाद भी पुलिस जस्सी को ढूंढ नहीं पाती है और इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर समुद्र सिंह अपनी इन्वेस्टिगेशन जस्सी की वाइफ पम्मी से शुरू करता है, जहां पर वह बताती है कि संजीव के आंखों के सामने से सादा ड्रेस में पुलिस वाले जस्सी को उठाकर ले गए थे। जब इस बारे में वह लोग पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने गए तो उन्हें भगा दिया गया।
अब समुद्र सिंह को जस्सी की किडनैपिंग के 2 आई विटनेस जाते हैं। एक तो संजीव था और एक बंदा था जिसने रास्ते में जस्सी को एक रेड वैन में ले जाते हुए देखा था। इसलिए समुद्र सिंह उन 5 पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करते हैं जिनके नाम जस्सी की किडनैपिंग में सामने आ रहा था, पर उन लोगों ने उन्हें कोई खास जानकारी नहीं दिया। तब समुद्र को पता चलता है कि उस रेड वैन को इंस्पेक्टर शिवेंद्र ने रेंट पर लिया था। जस्सी की किडनैपिंग से एक दिन पहले उसका कहना था कि उसने वह बहन अपनी शादी के लिए रेंट पर ली थी। अब आगे का पूछताछ में समुद्र को पता चलता है कि 5 सितंबर को कहर सिंह नाम के एक बंदे को कोंग स्टेशन पे ले जाया गया और 7 दिसंबर को उसको वहां से छोड़ दिया गया और 6 सितंबर को जस्सी की किडनैपिंग हुई थी। अब समुद्र को लगता है कि जस्सी को इसी कोंग स्टेशन में रखा गया था, इसलिए वो खैर सिंह से मिलने उसके घर जाता है और उसे बताता है कि 6 सितंबर को जस्सी नाम के बंदे को उसके पास वाले सेल में लाया गया। पुलिस वाले वहां पर बहुत मारा पीटा था। समुद्र कैर सिंह से कोर्ट में जाकर यह बयान देने के लिए कहता है और पम्मी को आकर समुद्र बताता है कि उनके पास अब 3 विटनेस हो चुके हैं जस्सी केस में। उधर रात को एसएसपी सुग्गा पम्मी के घर आता है और उसे थ्रेट करता है वह उन पुलिस वालों पर लगाए गए आरोपों को वापस ले ले और पम्मी ऐसा करने से मना कर देती है। अब नेक्स्ट डे बिट्टा रिटायर्ड हो जाता है और उसकी जगह पर एसवी वर्मा आते हैं जो बिट्टा के बिल्कुल अपोजिट थे। उनका मानना था कि पिछले सालों में जो पुलिस का डर लोगों के दिल में बैठा है उन्हें अब वो उसे निकालना ही होगा। वह सुग्गा को 7 दिन का टाइम देते हैं जस्सी को ढूंढ कर लाने के लिए, क्योंकि सीबीआई सुग्गा के पीछे पड़ी हुई थी और उसका बाप यानी कि बिट्टा भी अब रिटायर हो चुका था। उसे बचाने वाला अब कोई नहीं था। वह इस बारे में बिट्टा से जाकर बात करता है और तब बिट्टा उसे समुद्र के तीनों विटनेस को खत्म करने के लिए कहता है और नेक्स्ट डे समुद्र को पता चलता है कि कैर सिंह और उसके फादर को मिलिटेंट बोलकर पुलिस ने मार दिया है। साथ ही उसके 2 आई विटनेस भी शहर छोड़कर गायब है, जिसकी वजह से उनका केस अब कमजोर पड़ जाता है। पर फिर भी जस्सी का लॉयर बताता है कि कैसे इन 5 पुलिस वालों ने हजारों लोगों को लावारिस बनाकर मार दिया है और उनकी फैमिली को दूर कर दिया है उनसे, जिसके लिए कोर्ट उन सबको सस्पेंड कर देता है, जिसमें सुग्गा भी शामिल होता है। अपनी वर्दी चले जाने की वजह से वो बौखला जाता है और बिट्टा से कहता है कि वह उसका ट्रांसफर यहाँ से कहीं दूर करवा दे, वरना वह उन सब की पोल खोल देगा। अब नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि सुग्गा ने ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया। अब यह सुसाइड था या फिर बिट्टा ने उसे मरवा दिया था यह तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद समुद्र के सामने जसकीरत आता है और तभी उसे याद आता है कि कैर सिंह ने उसे बताया था कि जिस टाइम जस्सी को कान जेल में रखा गया था तब उसकी गार्ड ड्यूटी में एक हरी आंखों वाला कांस्टेबल लगाया गया था और यह जसकीरत ही था। इसलिए समुद्र उसे जस्सी के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि हाँ, उस रात जस्सी को कांग स्टेशन में रखा गया था। वो इस बात को जब कोर्ट में बोलने के लिए जाता है तो वहां जाकर वो मुकर जाता है। उन पुलिस वालों के डर से वजह से वह इस बात पर समुद्र उस पर गुस्सा करता है, पर उस रात को जसकीरत को सपना आता है कि उसके पास जस्सी आया है और वह उससे कह रहा है कि उस नदी में उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जस्टिस के लिए वहां पर तड़प रहे हैं। सबके बाद जसकीरत की आत्मा जागती है और वह कोर्ट में जाकर सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे वह कोर्ट में बताता है कि सुग्गा और उसकी टीम ने जस्सी को उसके घर से उठा लिया था और उसे कांग स्टेशन में लाकर रखा था। यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश की थी, उससे कहा था कि यह वह 25,000 लावारिस लोगों को भूल जाए, पर जस्सी ने उसके सामने झुकने से मना कर दिया था। तब उन लोगों ने जस्सी को बहुत मारा था। वहां पर 2 दिन रखने के बाद वह लोग उसे एक खंडर में लेकर गए जहां कई दिनों तक लगातार जस्सी को टॉर्चर किया गया। उसे पूरी तरीके से पीटा गया, उसके साथ सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी गई, फिर भी जस्सी नहीं टूटा। इन द लास्ट वह पुलिस स्टेशन लेकर आए और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जसकीरत ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर जस्सी ने कहा अगर आज वह अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं होगा तो वह लोग कहीं लावारिस की तरह गुम हो जाएंगे, उन्हें कभी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तभी वहां पर सुग्गा अपनी टीम के साथ आया और उसने जस्सी को गोली मारकर जान से ही मार दिया। वो लोग उसकी बॉडी को सतलज नदी पर लेकर आए और चाकू से उसके पेट को चीर दिया ताकि बॉडी में पानी भर जाए और बॉडी नीचे डूब जाए। इस तरह उन लोगों ने जस्सी को खत्म कर दिया। इतना बताने के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। लास्ट में हमें बताया जाता है कि जसकीरत को उसके ही घर में मार दिया जाता है और उसकी उन 5 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हो जाती है, पर बिट्टा इन सब से बच जाता है
और पम्मी अपनी फाइट जारी रखती है इन सारे लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए जिनको पुलिस ने लावारिस मानकर जला दिया था और यह दर्दनाक हादसा रियल में पंजाब में हुआ था। कितने ही लोग अपनों से अलग कर दिए गए थे सिर्फ कुछ पुलिस वालों के प्रमोशन और पैसों के लालच के लिए। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।